शेखरन जी, श्री सीपी सिंह जी, एसके यादव जी, संजय गाभा जी, अलका जी और सभी यहाँ पर आए इंटक के डेलीगेट्स, सभी विभिन्न स्टेट से आए सभी महानुभाव। आज मुझे रेड्डी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना है कि इन्होंने मुझे भी इसमें आमंत्रित किया और आप सबके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं रेड्डी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। आप सभी जानते हैं कि इंटक एक ऐसी संस्था है जिसने कांग्रेस की सरकार के साथ चलकर उनको सहयोग दिया और उनको पार्टी को मजबूती दी, चाहे वो हमारी महिलाएं थी, चाहे हमारे युवा वर्ग थे, चाहे हमारे इंटक से जुड़े सभी सदस्यगण और हमारे हिमाचल के प्रेसिडेंट हरदीप बाबा जी। इनका भी बहुत आभार कि अभी पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए थे और उस चुनाव में आप जानते हैं कि बहुत कड़ा संघर्ष रहा। एक तरफ मोदी जी, एक तरफ उनकी सरकार और एक तरफ स्टेट में भी बीजेपी की सरकार, उसके विरुद्ध लड़ना और फिर जीत के आना, ये एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी, जिसके लिए मुझे इंटक के सभी सदस्यों ने, जिन्होंने भी अपने अपने क्षेत्र में काम किया, उनका भी आभार और धन्यवाद करना है कि आपके सहयोग से, आपके कार्य से और आपने जो हमारी पार्टी को मजबूती दी और सदा आप लोग हमारे साथ चलकर आपने अपना सहयोग दिया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। रेड्डी जी हमारे बहुत पुराने सहयोगी रहे, राजा वीरभद्र सिंह जी के बहुत करीबी रहे। इनफैक्ट जब हमने यहाँ पर कैनिंग लेन में रहते थे, हमारे पड़ोस में ही रेड्डी जी रहते थे और अक्सर मिलना जुलना होता था, क्योंकि इन्होंने उनको भी अपना आशीर्वाद दिया और उनके सहयोग से माननीय वीरभद्र सिंह जी ने भी हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास किया। और मुझे याद है एक दफ़ा रेड्डी जी रामपुर तक आए, रामपुर जो हमारा गृह क्षेत्र है, वहाँ पर भी ऐसी एक मजदूर संघ थी, तो वहाँ पर भी आकर इन्होंने इंटक के माध्यम से जो काम किया, उस बात को हम कभी नहीं भुला सकते। आप सब जानते हैं कि जब जब भी चुनाव आते हैं और हमको पार्टी को जिताना होता है तो बहुत से कठिन परिस्थितियों से हमको गुजरना पड़ता है। अभी हाल में ही हमने, जैसा मैंने आपको कहा, एक तरफ मोदी जी सरकार थी, बीजेपी की सरकार स्टेट में थी और इनके सारे नेशनल लीडर्स यहाँ हिमाचल पहुँचे और उन्होंने जिस तरीके से पार्टी का प्रचार किया, मैं नहीं समझती कि एक प्रधानमंत्री को 10-12 बार एक छोटी सी स्टेट में आने की आवश्यकता पड़े। पर जब ये देख रहे थे कि कांग्रेस मजबूत होती जा रही है, कांग्रेस के पास विकास के काम माननीय वीरभद्र सिंह जी ने काम किया था, उसी को लेकर, उसी को मुद्दा बनाकर हम लोग जनता के बीच में गए थे और हमने जनता से ये अपील की थी कि एक तरफ कांग्रेस की सरकार जिन्होंने पूर्व में भी काम किया है और दूसरी तरफ एक जुमले की सरकार, बहुत से वादे करते हैं, बहुत सी बातें करते हैं और अंततः 5 साल गुजरने के बाद वो कुछ भी धरातल पर हमको नजर नहीं आता। तो हमने इस बार ये तय किया था कि माननीय वीरभद्र सिंह जी के ही नाम पर हम इलेक्शन लड़ेंगे और हमने इसमें जो विजय हासिल की है वो बहुत बड़ी जीत थी और उसके लिए भी मुझे हिमाचल प्रदेश की जनता और ख़ास करके हमारे सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करना है। आप सब जानते हैं कि अभी हमारी सरकार हिमाचल में बनी है और हमने एक मैनिफेस्टो निकाला था। उस मैनिफेस्टो में कुछ बातें रखी थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इन बातों को अवश्य पूरा करेंगे। सबसे बड़ा अहम मुद्दा था ओपीएस का, ओल्ड पेंशन स्कीम, जो बहुत से हमारे कर्मचारी रिटायर हो जाते, उनको कोई पेंशन नहीं मिलती थी।
और उनको अपने घर का पालन पोषण करना, अपने परिवार को संभालना एक बहुत कठिन कार्य हो रहा था। तो हमने उनको कहा कि अगर हमारी सरकार आती है, हम ओपीएस लागू करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम को, और घर घर में आपको ये सुविधा प्रदान की जाएगी। हमें खुशी है कि हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग में इस ओपीएस को लागू किया और सारे हमारे जितने भी ओल्ड पेंशन कर्मचारी थे उनको पेंशन अब लगेगी, जिस बात की उनको बहुत खुशी है। और उन्होंने ये बात मोदी जी से भी कही थी, उन्होंने बीजेपी के लीडर से भी कही थी, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर से भी कही थी, परंतु वो इसको धरातल पे नहीं उतार सके और ना ही कोई उन्होंने ऐसा वायदा किया। हमने वायदा भी किया और उसको पूरा भी किया और फर्स्ट कैबिनेट में उसको पास भी किया। दूसरा मुद्दा था हमारा कि हम जितनी भी महिलाएं हैं हमारे, उन महिलाओं को, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी महिला को साथ क्या क्या होता है, उनको मानदेय देने की हमने बात की थी। हमने 1500 रुपये महिला को देने की बात की, जिससे महिलाओं को बहुत खुशी उन्होंने जाहिर की और कहा कि कोई हमारी लिए भी ऐसी सोच रखता है तो ये कांग्रेस पार्टी है, जिन्होंने महिलाओं को पहले भी साथ दिया और इस मैनिफेस्टो में भी हमने 1500 महिलाओं को देने की बात की। दूसरा, आप सब जानते हैं हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, दूसरे राज्यों को बेचता है, तो हमने सोचा क्यों ना अपने लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाए, वो भी हमने एक प्रावधान रखा और ये वायदा किया लोगों से कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको 300 यूनिट मुफ्त बिजली का भी प्रावधान करेंगे। उसी तरह से हमारी समाज में आज हम देख रहे हैं कि बहुत हमारी गौ माता का तिरस्कार हो रहा है। गाय सड़कों पे घूमती फिरती है, कोई उनको रखने को तैयार नहीं है। तो इसलिए हमने एक लोगों को ये बात कही कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम आप गोबर पैदा करें, गोबर हम सरकार खरीदेगी और जो दूध होगा उसको भी हम सरकार उसको भी खरीदेगी। तो ये इसलिए कहा गया कि ताकि हमारी गाय जो सड़कों पे घूम रही है, जो दूध देना बंद कर दिए, उनको लोगों ने पालना छोड़ दिया है और घर घर में ये समस्या है, घर घर में ये समस्या है। इसके साथ साथ हमारी गाय, जिनको हम गौ माता के नाम से पुकारते हैं, उनका दूध पीकर बच्चे पलते बड़े होते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है तो हर एक हिंदू को इस बात की ठेस पहुंचती है। और हम चाहते हैं कि आने वाले सरकार टाइम में हम एक ऐसा कार्य करें कि हम उन हर एक व्यक्ति उनको, उन पशुओं को सड़कों पे ना छोड़कर घर में पाले, ताकि गोबर भी हो, गौमूत्र भी हो, दूध भी हो। और उसको सरकार ने वायदा किया कि हम ये सामान आपसे खरीदेंगे ज़्यादा कीमत पर, तो इसलिए ये भी एक हमने लोगों से वायदा किया है और मुझे लगता है कि इसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ा। लोग चाहते हैं कि हम इस काम को सराहें और इस काम को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ साथ हमने नौजवानों को रोजगार देने की बात कही। मोदी जी ने कहा था कि मैं 1 साल में 2 करोड़ बच्चों को पूरे भारतवर्ष में रोजगार दूंगा, ना वो रोजगार दिया। आज तो 8 साल हो गए उनको शासन में, कम से कम 16 करोड़ बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए था उनके वायदे के मुताबिक। पर हमें अफसोस है, दुख है इस बात का कि उन्होंने चंद से लोगों को भी रोजगार प्रदान नहीं किया। और हमने कहा हमारी सरकार बनेगी, हम नौजवानों के लिए नए एवेन्यू देखेंगे, नए रोजगार के साधन देखेंगे और उनको भी हम रोजगार प्रदान करेंगे। तो ये भी हमारे नौजवानों से एक बात हमने जो कही और उसको हम इन 5 सालों में अवश्य पूरा करेंगे। आज आप देख रहे हैं हमारे देश की क्या हालत हो गई है, बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है। मैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, पार्लियामेंट में भी देखा जाता है कि हम लोग चाहे कांग्रेस के हैं चाहे बीजेपी के विपक्ष के लोग हैं, वो भी उठकर कुछ बोलना चाहे तो हमें इसमें नहीं मिलता। बहुत बार राहुल जी ने भी उठकर ये बात कहनी चाहिए, पार्लियामेंट में कई बर्निंग इश्यूज थे, उन पर चर्चा करनी चाहिए। पर प्रधानमंत्री जी के ये आदेश है
कि आप इनको समय नहीं देंगे, तो वहां भी अपनी आवाज नहीं रखी जाती। हमने फिर सबने एकत्रित होकर महात्मा गांधी का जो बूथ है वहां पर एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया, वहां भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रेस को ये कहा गया कि इनका कोई भी ऐसा मैटर प्रेस में नहीं आना चाहिए, ना आप इसको दिखाएंगे ना आप इनकी आवाज को सुनेंगे। कितनी स्टेट्स ऐसी है जहां पर विधानसभा में लोग, कांग्रेस के लोग अपनी बात रखना चाहते हैं, वहां भी उनकी आवाज को दबाया जाता है, वहां भी वो अपनी बात नहीं कह सकते। ऐसे हालात आज देश के हो गए, ऐसी परिस्थिति आज देश की हो गई है। बहुत जिद्दोजहद करने के बावजूद भी हम उभर नहीं पा रहे थे, तो अंततः में राहुल जी ने एक फैसला लिया कि क्यों ना एक पदयात्रा की जाए। आप सब जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, उन्होंने कन्याकुमारी से वो पदयात्रा शुरू की और चलते चलते कितने राज्यों का सफर किया और अंततः उसको श्रीनगर में समाप्त किया। और मैं आप सब इस बात से भलीभांति परिचित भी हैं कि उन्होंने 3800 किलोमीटर का सफर तय किया और लोगों को ये संदेश दिया कि हम नफरत और घृणा को त्यागना चाहते हैं, हम प्रेम से रहना चाहते हैं, हम प्यार से मोहब्बत से जीना चाहते हैं। तो ये संदेश राहुल जी का था, जैसा उसका नारा भी था, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, इस तरीके की बात उन्होंने जगह जगह में की। बहुत से लोग उनसे मिलने के लिए आए, बहुत से लोग उनसे अपना कोई भी समस्या लेकर उनके समक्ष आए, उन्होंने सबकी बात भी सुनी और एक जो इंटरेक्शन सब लोगों के साथ हुआ उससे लोगों को भी खुशी हुई। नहीं तो ये धारणा थी कि लीडर लोग कम मिलते हैं, पर जब वो इस यात्रा में निकले और सभी स्टेटों में जाकर उन्होंने अपनी बात कहने का प्रयास किया, तो लोग भी आए, लोगों ने उनकी बात भी सुनी और लोगों ने उनका मनोबल भी बढ़ाया कि हम सब पार्टी के साथ हैं और एक वक्त आएगा जब लोग दोबारा से कांग्रेस की तरफ अपना रुझान दिखाएंगे और दोबारा कांग्रेस को सत्ता में लाएंगे। तो ये कुछ चंद सी बातें थी। आप तो पूरे देश से जितने भी इंटक के सदस्य हैं, पदाधिकारी गण हैं, आप सभी अपनी बात रखने के लिए यहाँ आए हैं, इंटक के लीडर्स की बात सुनने के लिए आए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि हमें भी इंटक जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये ऑर्गेनाइजेशन केवल यहीं तक सीमित नहीं, पूरे विश्व में करोड़ों की संख्या में इसके लोग फॉलोअर्स है, इसके सदस्य हैं और इस इंटक के कार्य में जुड़कर जो काम करना चाहते हैं वो वाकई बहुत सराहनीय है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इसको सराहा गया। इसको लोगों ने विश्वास दिलाया कि हम इस इंटक से जुड़कर अच्छा समाज का काम करना चाहते हैं, चाहे वो महिला है, चाहे नौजवान है, चाहे हमारे युवक है, चाहे लीडर लोग हैं। मैं आप सबका अंत में बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे भी ये सौभाग्य दिया। रेड्डी जी का बहुत बहुत आभार कि इन्होंने मुझे इसमें आमंत्रित किया। हमारे अशोक जी यहाँ बैठे हैं और सभी लीडर्स जो स्टेज पर बैठे, आपको सबको आदर के साथ संबोधित करती हूँ। हमारे हिमाचल इंटक के श्री हरदीप बाबा जी, जिन्होंने इस इंटक का काम बहुत बेहतरीन तरीके से हिमाचल प्रदेश में चला रखा। इनके पिताजी थे, वो भी इंटक के बहुत बड़े लीडर थे और उन्होंने भी बहुत काम